हाल की जो घटनाएं घटित हुई हैं हमारे समाज के भीतर में डॉक्टर साहब, वो कहीं ना कहीं चिंतन की ओर ले जा रहा है। सुन के कहीं ना कहीं एकदम भय भी उत्पन्न होता है कि बिल्कुल ऐसा कैसा हो रहा है समाज में। कि हम कहते थे कि मेरी महिला दोस्त है एक। हाँ। कुछ लोग लिखते हैं सिंगल रेडी टू मिंगल। आज के यूथ कहते हैं मैं उसके साथ रिलेशन पे हूँ। रिलेशनशिप इन रिलेशनशिप और ये फ्रेंडशिप कभी भी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो रिश्ते हैं मैरिज होने के बाद, ये लिव इन रिलेशन संघर्ष में क्यों बदल जाते हैं, क्यों फाइट होने लगती है? यानी कि कहीं ना कहीं हम कमिटमेंट से सोशल बॉन्डेज में बनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। नमस्कार। आज हम उस विषय पे बात कर रहे हैं जो घर की दीवारों के भीतर दबा रहता है, जहां रिश्ते जो कभी प्रेम और विश्वास से बंधे थे अब अविश्वास और आक्रोश में बदलते चले जा रहे हैं। आज रिश्तों में प्यार की जगह पीड़ा और संवाद की जगह शोर क्यों आ गया है? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? जहां घर जो शांति का स्थान था अब संघर्ष का अखाड़ा बनता जा रहा है। दोस्तों, विवाह सिर्फ दो शरीरों का मेल नहीं है, दो संस्कारों का समन्वय है। जब मन घायल हो गया और संवाद मौन हो जाए तब हिंसा का जन्म हो जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे उस शख्सियत के साथ जो वैदिक विज्ञान में पीएचडी है और एनएलपी के मास्टर ट्रेनर हैं, जो मन की गहराइयों को समझते हैं और एक वैदिक चिंतक हैं जो शास्त्रों में समाधान ढूंढ रहे हैं। लेट्स वेलकम टू डॉक्टर अनिल गुप्ता। सब बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार जी। और विषय जो हमने लिया आज उस पे ले, घर के अंदर ये हो क्या रहा है? घर होता था शांति के लिए, लेकिन अब अशांति महसूस होने लगी है। हाल की जो घटनाएं घटित हुई हैं हमारे समाज के भीतर में डॉक्टर साहब, वो कहीं ना कहीं चिंतन की ओर ले जा रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लाइव फांसी लगा ली थी, सुभाष नाम था उनका। फिर मेरठ की घटना आपने थी, दिल दहलाने वाली घटना थी, जब एक पति को पत्नी ने ड्रम के अंदर दफन कर दिया था। अभी हाल में ही घटना आपने देखी होगी, रायपुर से भी घटित होती है। वो क्या रहा है समाज के अंदर में, तो हम ये समझना चाह रहे थे आपके साथ में और अपने दर्शकों को बताना चाहते थे। एक मनोविज्ञान के साथ साथ में वह व्यक्ति जो ब्रेन को भी समझता हो, तो माइंड और ब्रेन के कॉम्बिनेशन की तरह हम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर अनिल जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा पांडे जी, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट के समय की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो समस्याएं या जो घटनाएं घट रही हैं आसपास, या जो हम न्यूज सुन रहे हैं, सुन के कहीं ना कहीं एकदम भय भी उत्पन्न होता है कि बिल्कुल ऐसा कैसा हो रहा है समाज में। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप से या रिलेटिव से। ऐसा कहा जाता है रिलेटिव का मतलब होता है विद वूम यू कैन रिलेट, यानी रिलेटिव वो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम समझते हैं रिलेटिव का मतलब होता है जो जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। राइट। तो देखिए डेफिनेशन कितनी अच्छी दी गई है कि किसके साथ हम रिलेट कर पा रहे हैं वही हमारा रिलेटिव है। लेकिन आज की डेट में चाहे वो खून का रिश्ता हो और चाहे वो एक फ्रेंडशिप का रिश्ता हो जहां ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, दोनों में ही हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। अब ये रिलेट का मतलब क्या होता है जी, और ये रिलेट कहां पर आता है? इसका मतलब है कंपैटिबिलिटी, जिसके साथ आप दिल खोल के बात कर सके, अपनी बातें साझा कर सके, अपने दुख दर्द दोनों बांट सके, जहां पे कोई दिखावा ना हो, जहां पे कोई छल कपट ना हो। शायद उसी को हम रिलेटिव या रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन आज के बदलते दौर में, जो 21st सेंचुरी में जिस समय में हम गुजर रहे हैं, जिस युग में हम गुजर रहे हैं, सब कुछ नकली सा हो गया है। सोशल मीडिया या ये कहिए इस दुनिया में हम दिखावे के अंदर में ज्यादा जा रहे हैं और उसके अंदर की गहराई किसी भी चीज की नहीं समझ रहे हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग आज उथला जीवन जी रहे हैं, गहराई नहीं है, सोच के अंदर भी और समझ के अंदर भी। तो ऐसे में जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप की बात करें हम, तो उस समय हम ये नहीं सोचते कि हम क्यों जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप से हम एग्जैक्टली पाना क्या चाह रहे हैं। रिलेशनशिप से मेरा तात्पर्य एक नए रिलेशनशिप की बात है। चाहे अगर हम बात करें एक
अगर एक बॉय और गर्ल शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नए रिलेशनशिप में जाने की बात कर रहे हैं, वहां की बात आ गई। चाहे हम एक फ्रेंडशिप कर रहे हैं किसी के साथ, नया स्कूल या कॉलेज में मैं गया तो उस स्कूल या कॉलेज में जो मुझे जिन लोगों से इंटरेक्शन हुआ उसके साथ मैं फ्रेंडशिप के रिलेशन में जाना चाह रहा हूं। और आजकल तो जैसे मैं सोशल मीडिया में यूथ के साथ जुड़ता हूं या काउंसलिंग के लिए जो यूथ आते हैं, मुझे कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी सुनने को मिलती है। मैं कभी यहाँ पे थोड़ा बात कर रहा था, आप सब बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। आज एक पहला सा वर्ड हो गया रिलेशनशिप का मतलब क्या बोलो हो गया है, बॉय एंड गर्ल कुछ समय के लिए अगर साथ में रहते हैं तो रिलेशन हो जाता है। आज बड़े पहले एक जमाना था सर कि हम कहते थे कि मेरी महिला दोस्त है एक, हमारा और आपका एक समय था। फिर धीरे से समय बदला, आज हम 20-15 साल 20 साल पीछे जाते हैं तो कहते थे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। बट आज के यूथ कहते हैं मैं उसके साथ रिलेशन पे हूं। राइट, ये बदल गया। अभी आप रिलेशन की अब डेफिनेशन दे रहे थे तो कह रहे थे जिससे हम रिलेट कर पाते। बट जब यूथ के अगर ये कहता है कि मैं उस लड़की के साथ रिलेशन पे हूं या उस लड़के के साथ मैं रिलेशन में हूं, जब लड़की कहती है तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि जब हम यूथ के साथ या टीन के साथ, टीनेजर्स के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वहां पे समझ में आता कुछ नई डेफिनेशन आ गई है। पहले होता था रिलेशनशिप, Right. और लोग डालते भी थे। आजकल सोशल मीडिया पे डाला जाता है इन रिलेशनशिप। कुछ लोग लिखते हैं सिंगल रेडी टू मिंगल, कुछ लिखते हैं रिलेशनशिप इन रिलेशनशिप। यहाँ तक तो ठीक था, पहले हमारे कॉलेज में भी चलता था। हम फेसबुक पे डाला करते थे कि वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। राइट, मैरिड और अनमैरिड से फिर बात आया सिंगल रेडी टू मिंगल और ओनली सिंगल नॉट रेडी टू मिंगल। राइट, और उसके बाद आया इन रिलेशनशिप, मतलब वो मैरिड नहीं है लेकिन रिलेशनशिप में है। यानी इसका मतलब ये समझा गया कि वो शायद किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट कर चुका है और अब उसे किसी और गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मिल रही है मुझे तो नहीं समझ में आती है। ठीक है, सिचुएशनशिप। अरे बाप रे। सिचुएशनशिप का मतलब, जैसा मैंने थोड़ा बहुत कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, समझने की, तो वो कहते हैं सिचुएशनशिप का मतलब कुछ ऐसा है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, फ्रेंडशिप है, और ये फ्रेंडशिप कभी भी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी और आ गई। फिर कुछ लोग मतलब रिलेशनशिप में हम कमिटमेंट कर लेते हैं, सिचुएशनशिप में ये है कि हम कभी भी बाहर आ सकते हैं। Yes. लाइन लगी हुई है। राइट, ना लाइन लगी हो ना लगी हो, मतलब कमिटमेंट नहीं है, फंसने की कंडीशन नहीं है, पर सोचने की कंडीशन नहीं है। ठीक है। और फिर एक और वर्ड सुनने को मिलता है बेंचिंग। अच्छा, तो भाई इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो कुछ पता चला कि मतलब आप सिचुएशनशिप में हैं लेकिन एक आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक और है जो बेंच पर वेट कर रहा है। अगर आपका ये ब्रेक हुआ तो वो एंटर कर जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, हो सकता है मैं गलत भी समझ रहा हूं, लेकिन मैंने ये कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से ही समझा। तो ये इस प्रकार की जो चीजें आ रही हैं इन्हें समझने की जरूरत है। भाई हमारी तो समझ के बाहर है ये सारी चीजें, शायद यूथ को समझ में आ रहा हो, लेकिन जो भी हैं, जो भी नाम दे रहे हैं हम रिलेशनशिप को, अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास में आते हैं जो ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद उनको डिप्रेशन, एंजाइटी या कहीं बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। और उनकी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एक अलग सी दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं ड्रग्स या नशे का भी शिकार हो जाते हैं इसी चीज को लेके कि उस ब्रेकअप से बाहर आना है मुझे। राइट। तो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं और रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप फाउंडर डायरेक्टर है और ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते रहते हैं। इसलिए हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाने की सोचा क्योंकि एक ज्वलंत विषय है। और डॉक्टर कल भी मैं 2-3 जगह हुआ था और बैठक में था तो इस विषय पे चर्चाएं होने लगी कि यार समाज को हो क्या गया है। ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग सर मिल जाया करते हैं और वही तो उन्हीं की बातों को लेकर के मैं आपके साथ चलता हूं कि चाहे रिलेशनशिप हो रही हो, चाहे सिचुएशनशिप हो, चाहे जो भी हो, है तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप है और हम रिलेशन पे जाते हैं। और जब दो विपरीत ध्रुव मिलते हैं, मेल एंड फीमेल आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन आगे चल करके कमिटमेंट पे कन्वर्ट होना चाहिए और मैरिज का संबंध ले लेता है। मगर ये जो रिश्ते हैं मैरिज होने के बाद संघर्ष में क्यों बदल जाते हैं, क्यों फाइट होने लगती है और फाइट इस कदर हो जाए कि उन्हें या तो अलग होना पड़ता है और नहीं अलग हुए या तो कोई सुसाइड कर लेता है या कोई जेल चला जाता है।
और नहीं तो फिर किसी न किसी की हत्या हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक जो हमने बात किया कि रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, लेकिन एक और चीज देखने को मिलती है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशन, यानी कि कहीं ना कहीं हम कमिटमेंट से सोशल बॉन्डेज में बनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, है ना। कहा जाता है ना कि हम सब ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल हैं, यानी हमें सोशली एक दूसरे का साथ चाहिए, और इसीलिए हम शायद रिलेशनशिप में जाते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसके अंदर में जो ये इस प्रकार के वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हम किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से डर रहे हैं, या कमिटमेंट में जाने के बाद कहीं डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिलेशनशिप मेरे लिए जान का जंजाल बन जाए, जी का जंजाल बन जाए। और देखने को भी मिल रहा है कि जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो केवल डाइवोर्स के केस बढ़ रहे थे, अब तो रिलेशनशिप में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि शादी होने के बाद मर्डर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी दूसरे के साथ भाग जाना, ये भी एक बड़ा इशू हो रहा है। बड़ा इशू हो गया। और साइड बाय साइड कुछ लोग जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा इशू और देखने को मिल रहा है कि लोग शादी नहीं करना चाह रहे। अब ये पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि सर थोड़ा काउंसलिंग कीजिए कि शादी करना चाहिए इसको, ये शादी के लिए मना कर रहा है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों का रिलेशन पे रहने को एग्री है, वो लिव इन पे रहने, राइट, बट शादी नहीं करना चाहते। उन्हें रिलेशनशिप चाहिए किसी भी प्रकार का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनली अटैचमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें एक रिक्वायरमेंट है, एक सपोर्ट की जरूरत है, एक सोशल रिकॉग्निशन की जरूरत है, लेकिन कमिटमेंट में फंसना नहीं चाह रहे। कमिटमेंट, हाँ। तो जब ऐसे यूथ से मैं बात करता हूं तो उनका कहना है, इसको ये भी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक जब आप शादी में जाते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है, राइट। तो उस चीज से वो डर रहे हैं, और डर के साथ साथ उनसे जब बात करता हूं, उनके पहलू को समझने की कोशिश करता हूं, तो वो ये भी कहते हैं कि सर अभी तक हमने आसपास मेरे एनवायरनमेंट में, पड़ोस में, घर में जो भी देखा, वो रिलेशनशिप या मैरिड वाले जो रिलेशनशिप है सक्सेसफुल नहीं है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो मैं उससे डर रहा हूं कि मैं भी अगर गया तो मेरी भी जिंदगी में एक जी का जंजाल बन जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे कहा जाता है ना, पेरेंटिंग बच्चा कहां से सीखता है, देख के सीखता है ना, कि उसके आसपास के समाज में चल क्या रहा है। तो जो यूथ है वो देख रहा है कि जो हमारी रिलेशनशिप हैं आसपास में, चाचा चाची, दादा दादी, या जो भाई बहन हैं, उनके बीच के जो आपस में उनके कपल्स के साथ या उनके स्पाउस के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है, हेल्दी नहीं है। तो ये उसके ऊपर एक माइंड के ऊपर एक इम्प्रिंट छोड़ रहा है कि नहीं, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर अब इसको अगर मैं देखूं कि आज की जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हर हमेशा बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, तो क्या मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ये जो लिव इन रिलेशन पे जा रहे हैं या जो शादी करने बच्चे नहीं चाह रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में मैरिटल जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस पैदा कर रही है क्या न्यू लाइफ स्टाइल हमारी? एक रीजन ये भी है। दो चीजें हैं, एक है लाइफ स्टाइल और एक है लाइफ फिलॉसफी। लाइफ स्टाइल मतलब द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, एंड लाइफ फिलॉसफी मींस ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ। और मैं हमेशा ये चीज को फील करता हूं कि ये दो ही रूट कॉज हैं, सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। क्योंकि लाइफ स्टाइल के अंदर में जो रॉन्ग लाइफ स्टाइल है वो गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। फिर दूसरा, लाइफ फिलॉसफी, मैं फिर कह रहा हूं ना, शैलो हो गई है, डीप नहीं रही है। तो लाइफ फिलॉसफी भी हमारी सोशल मीडिया या दूसरों को देख के बन रही है, संस्कारों से नहीं बन रही है, पेरेंटिंग से नहीं बन रही है, या किसी ऐसी ऑथेंटिक बुक से या किसी चीजों से नहीं बन रही है जहां से हम अपने दृष्टिकोण को बना सके। और इसीलिए शादी के बाद, जो आपने पिछला प्रश्न पूछा था कि शादी के बाद रिलेशनशिप निभ नहीं पा रहे हैं, कलह भी हो रहा है, डाइवोर्स की बात भी हो रही है। तो ये जो पार्ट हो रहा है ना, रिलेशनशिप में अटैचमेंट नहीं आ रहा है, कमिटमेंट नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है, या यूं कहें कि हम किसी भी रिलेशनशिप में सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, कंपेटिबिलिटी नहीं हो रही है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आज के जो यूथ है उसमें कंपैशन नहीं है, वो रिजिड ज्यादा होते जा रहे हैं, और किसी भी बात को लेकर के वो केवल अपने पक्ष को ही मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी ही बात को ज्यादा मनवाना चाहते हैं। जो हम लोग पहले कोई झुक जाया करता था एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोस्तों के बीच में, देख रहा है कि सामने वाला कुछ ज्यादा गुस्सा हो रहा है, एग्रेशन पे है और अपनी बात मनवा रहा है भी समय, तो दूसरा व्यक्ति झुक जाता था, तो रिश्ते चलते थे जो हमने अपनी लाइफ में देखे। बट अभी जो हम महसूस कर रहे हैं, अब आपके पास में केसेस आते हैं तो आप और अच्छे से बता पाएंगे,
हम देख रहे हैं कि कुछ रिजिडनेस जा गई है दोनों के बीच में, इसलिए शायद लंबे समय नहीं चल पा रहे। देखिए, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि रिलेशनशिप में आज की डेट में रिजिडिटी आ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गई है, और इसकी वजह से जो छोटी छोटी बातों पर मुद्दे बड़े हो जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि आज की डेट में दोनों कपल जो होते हैं, कपल के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों वर्किंग हैं और दोनों अर्निंग सोर्स के साथ में है, तो एक आइडेंटिटी इशू भी आता है, दोनों के बीच में क्लैश भी आता है, क्राइसिस भी आती है इसको लेकर कि जब छोटा सा मतभेद हुआ, मतभेद तो देखो छोटी छोटी बातों पे होता ही रहता है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों का बिल्कुल हर चीज के ऊपर सेम थॉट प्रोसेस हो, लेकिन छोटे छोटे मतभेद कई बार बड़ा एक मन मुटाव का कारण बन जाते हैं, और वहां पर फिर ये आ जाता है कि अरे मैं भी सही हूं, वो भी कहते हैं मैं भी सही हूं, और सही है तो मैं अकेला जी लूंगा, तो जा भाड़ में जा तू, इस प्रकार की बातें आ जाती है। यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों के पास में है, दोनों को लग रहा है कि वो अकेले भी जी सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि दोनों आप अकेले जी सकते हो, लेकिन दोनों तो पहले भी अकेले जी रहे थे ना, और अगर हम किसी दूसरे के साथ दोनों सेपरेट होके एक और दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो उसके साथ भी सेम इशू आने वाले हैं। तो मैं हमेशा जब भी कोई डाइवोर्स लेने वाला कपल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि देखिए, आप दो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए अगर आप दो सेपरेट होकर दो नए रिलेशनशिप बनाएंगे तो दो लोगों की और जिंदगी बर्बाद करेंगे, क्योंकि आप अगर इनके साथ नहीं निभा पा रहे हैं तो आप समझिए कुछ तो ऐसे इश्यूज हैं जो आपको समझने हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपको भी समझने हैं, आपके अंदर इश्यूज हैं, और यही इश्यूज जब आप किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे वहां पर भी धीरे धीरे उभर के ही आएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी और होना बहुत जरूरी है, और दोनों के बीच में एक ये कंपैटिबिलिटी बनाना कि देखिए मतभेद हो सकता है, लेकिन हम मतभेद पे बैठ के डिस्कशंस करेंगे और कोई भी चीज उसको मनभेद में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। कैसे कि मैं हमेशा कपल को ऐसा कहता हूं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं कि किसी बात पे अगर मन मुटाव हो गया, कोई बात नहीं, होता रहेगा, लेकिन रात को कभी भी उसको सॉर्ट आउट किए बिना ना सोएं, क्योंकि रात भर अगर वो माइंड में चलता रहा तो उसकी एनर्जी कहीं गुना हो जाएगी, और सुबह भी अगर मन मुटाव गया तो फिर वो चीज धीरे धीरे एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। बहुत अच्छी बात कही सर। मैं करीबन 8वीं 9वीं का छात्र था, उस समय हमारे एक भाई साहब की शादी हुई थी, काफी करीबी रिलेशन था, और भाभी आई तो हमने फिर किया, झगड़ा हो गया था सवेरे सवेरे, और सवेरे जब हम उठे तो देखे कि दोनों फिर से हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मैंने पूछ बैठा, बोला भाभी कल तो झगड़ा हुआ था और आज फिर हंसी मजाक चालू है आपका। बोले देवर साहब, पति पत्नी के बीच का झगड़ा सवेरे चालू होता है और शाम को खत्म हो जाता है, यही पति पत्नी है। तो एक बहुत अच्छी संदेश उन्होंने दिया, और हमने भी देखा कि जीवन में सुखी वही है जिन्हें पति पत्नी के बीच में तकरार हो सुबह की और शाम की चाय के साथ में खत्म हो जाए, वही आदर्श पति पत्नी जीवन जी पाते हैं। और शायद इसी व्यवस्था को हमारे वैदिक विज्ञान में, हमारे वैदिक लोगों ने, ऋषि मुनियों ने गृहस्थ आश्रम का नाम दिया है। गृहस्थ आश्रम है, आश्रम, और आश्रम के अपने अनुशासन होते हैं डॉक्टर साहब। तो आप वैदिक विज्ञान में पीएचडी हैं और बहुत से लोगों को इस हिसाब से भी आप काउंसलिंग करते हैं, तो थोड़ा सा वैदिक विज्ञान की ओर से चलें और इस गृहस्थ आश्रम को हम अपने यूथ को भी समझाने का प्रयास करें जो आप काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वैदिक विज्ञान के अंदर की हम बात करें तो 4 आश्रम के जिक्र आता था, जिसमें जो पहला होता था बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था के बीच में, जिसको हम कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसके दौरान बच्चा जो है पहले अपने घर में रहता था, फिर गुरुकुल में जाकर एजुकेशन स्किल डेवलप करता था ताकि उसकी लाइफ आगे चल सके, और इसी दौरान उसे वो लाइफ स्किल भी दिए जाते थे, वो समझ भी दी जाती थी, लाइफ स्टाइल भी दिया जाता था, लाइफ फिलॉसफी भी दी जाती थी, जिससे वो आगे के 3 आश्रम को सही तरीके से चला सकेगा। बिल्कुल। तो एक समस्या ये आई है आज के समय में कि आज की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर में जो ये लाइफ की एजुकेशन है वो स्कूल कॉलेज में नहीं मिल रही है। एग्री। जिसकी वजह से उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद मुझे क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी है, कैसे मुझे अपने मेंटल एटीट्यूड में चेंज लाना है, कैसे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, कैसे मुझे कंपैटिबिलिटी बनानी है। फिर वहां पर क्या होता था, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति एंटर करता था और गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से जीता था, और धीरे धीरे एक एज के बाद फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता था। मतलब अब धीरे धीरे वो डेलीगेट कर रहा है अपनी जो सीखी हुई चीजें, वो नेक्स्ट पीढ़ी को पास आउट कर रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर चलाने की बात हो, चाहे वो उसको जीवन के प्रति समझ हो।
और धीरे से फिर वो संन्यास आश्रम में जाता था। लास्ट की जो स्टेज होती थी जहां पर वो एक पूरा टोटली कट ऑफ हो जाता था सोसाइटी से और अपने अंदर एक्सप्लोर करता था और अपनी चीजों को एक शांति के साथ फिर अपने वापस एक नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार होता था। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लाइफ एजुकेशन सिस्टम नहीं है। वो कैरियर और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है कि कैरियर आप अच्छा बना पाएंगे, टेक्निक सीख जाएंगे, टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे, लेकिन लाइफ को चलाना नहीं सीख पाते। और इसी वजह से जो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है जब रिलेशनशिप में जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं, तो वो नॉलेज तो हमारे पास है नहीं। शादी में सिर तो भिड़ा दिए हमने फेरों के टाइम पे, लेकिन सिर भिड़ाने के बाद उनकी जो माइंड के अंदर में, सिर के अंदर में माइंड है, माइंड के अंदर में एक आइडेंटिटी क्रिएट तो नहीं की है ना। हमारा जो पुराना कल्चर होता था उसमें शादी से कुछ दिन पहले हल्दी की रस्म होती थी और हल्दी के बाद घर से बाहर निकलना मना होता था। बिल्कुल। तो ये जानबूझ के ऐसे रिचुअल्स बनाए गए थे ताकि मेल और फीमेल, दूल्हा और दुल्हन दोनों के माइंड में एक आइडेंटिटी आ जाए, एक समझदारी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी आए कि भाई अब आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, अब आप ऐसे घर से बाहर रात को नहीं रह सकते, थोड़े से डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अब आपको अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। लेकिन अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं जाके तो वो रस्म तो हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं पुरानी रस्में, कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर में वो सारी चीजें होती थी। प्लस जो शादी होती थी वो कई लोगों के सामने होती थी। बिल्कुल। तो एक वो होता था, कमिटमेंट होता था कि इतने लोगों के सामने मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, बहुत सारे गवाह हैं। हाँ। तो जब कमिटमेंट ही नहीं है, जब एक दूसरे के बीच में कमिटमेंट और दो लोगों ने कमिटमेंट किया, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो फिर तोड़ना भी बहुत आसान है। तो देखो अभी जब आप बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म की जो हमारी सनातन के जो रिचुअल्स है कहीं ना कहीं लोगों को आपस में अकाउंटेबिलिटी लेने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और सिखा देती हैं, लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना ये सिखाया जाता था, जो कि आज के एजुकेशन सिस्टम के नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो समाज अभी आया है, यह समाज हमें केवल कंपटीशन की ओर ले जा रहा है, प्रतिस्पर्धा में बढ़ाता है, हर किसी को नंबर 1 बनाने की बात करता है। शायद कहीं ये भी तो रीजन तो नहीं है कि मेल फीमेल शादी के बाद भी अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं कि यस नहीं मैं भी तुम्हारे बराबर हूं या मैं तुमसे आगे हूं, मैं क्यों झुकूं। राइट। कहीं ना कहीं एक ये भी तोड़ रहा है, ये तो मैं इसलिए आ रहा हूं एक मन के अंदर में। अब जब बात आप एनएलपी की करते हैं, जब आप साइकोन्यूरोबिक की बात करते हो, तो माइंड और ब्रेन की ट्यूनअप की कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा यहां चाहूंगा, क्या अगर ये चीजें दे तो दी गई है सर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया गया है, दे दिया गया है। यस, मैंने भी अपने घर में अपने बच्चों को कॉम्पीट करना ही सिखाया। राइट। मगर जब शादी के समय आती है तो शायद पेरेंट्स भी भूल जाते हैं। बीइंग ए पेरेंट्स मुझे लगता है कि शायद ये पढ़ाना हम कहीं पे छूट गए थे। अब ऐसी कंडीशन पे जब हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों की, या कोई यूथ शादी की प्लान कर रहा है, तो जो पुरानी धारणाएं उनकी हैं कि मैं नंबर 1, तो नंबर 2 आने की प्रोसेस सिखाई जा सकती है क्या? या मन में और ब्रेन पे कहीं कोई नई फ्लॉपी या कोई नया पेन ड्राइव डाला जा सकता है सॉफ्टवेयर? देखिए, जब भी ऐसे कोई कपल या ऐसे यूथ मेरे पास में आते हैं जो शादी से पहले काउंसलिंग ले रहे होते हैं रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, तो हम उन्हें 2 चीजें सिखाते हैं। पहला चीज हम उन्हें कहते हैं कि आपको ये समझना है कि मेल एंड फीमेल दोनों का ब्रेन और माइंड अलग तरीके से वायरिंग है। एनएलपी कहता है कि मेल की साइकोलॉजी अलग है, फीमेल की साइकोलॉजी अलग है। दोनों को हर सिचुएशन का डिसीजन मेकिंग और रिएक्शन अलग अलग तरीके से होगा। बहुत सारी बुक्स भी आई हैं मेल और फीमेल साइकोलॉजी में, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो कहते हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें भी मेल और फीमेल साइकोलॉजी की बात की गई है। तो एनएलपी के अंदर हम इससे भी एडवांस चीजें बताते हैं कि मेल का माइंड कैसे काम करता है और फीमेल का माइंड कैसे काम करता है। जनरली मेल के साथ तो कंपेटिबिलिटी बना लेता है क्योंकि उसे मेल के माइंड की सारी चीजें पता है, लेकिन जब फीमेल के साथ उसे 24/7 रहना है। देखिए, एक रिलेशनशिप में या लव अफेयर में और शादी में बहुत डिफरेंस होता है। जब लड़का लड़की मिलते हैं वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उस दौरान वो बल्कि एक दूसरे को केयर करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वही सामने आती है। लेकिन जब उसी व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना हो, 24/7 रहना हो, 7 दिन भी रहना है, 30 दिन भी रहना है, 365 दिन भी रहना है, बराबर है। तो कुछ ही दिनों में स्ट्रेंथ के साथ साथ हर किसी की वीकनेस भी सामने आएगी। तो यहां पर मेल फीमेल साइकोलॉजी टकराएगी, यहाँ एक दूसरे की वीकनेस टकराएंगे जो एक्सपोज हो जाएंगी।
जो दिखावा था वो खत्म हो गया। इसीलिए अब रियल, पहले था रियल लाइफ और अब थी रियलिटी लाइफ। हाँ, ये बात भी अक्सर आती है कि पहले वो मेरा ज्यादा केयर करती थी, हाँ हर छोटे छोटे अपने मुझे फोन राइट करती थी, अब तो पूछती नहीं है। राइट। तो सेम थिंग, एक्सपेक्टेशन जो सेम हमारी थिंग बढ़ लड़की गई का थी। भी कहना होता है, हाँ घंटों मेरा इंतजार किया करते थे, गिफ्ट राइट लेकर के आया हाँ, करते थे, अब तो बर्थडे भी याद नहीं रहता मेरा। क्योंकि उस समय 4 से 5 घंटे आपको उनके साथ बिताना था, अब आपको हम्म, 24x7 ही नहीं, 24x30x365 बराबर है। वो बताना है और लाइफ के लंबे साल बताने हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लेंट जायज है। और सबसे पहले हम उन्हें वही मेल साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी, ये जब हम दोनों को एक साथ बिठाकर समझाते हैं और फिर समझाते हैं कि मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे बनानी है, मेल को फीमेल को समझना है और फीमेल को मेल को समझना है, और समझने के बाद एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं करवाता हूं, पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, जिसमें हम 2 चेयर्स पे लगा के एक दूसरे को बिठाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने बिठाते हैं, और ये सारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। इसमें कोई भी आईज ओपन नहीं होती है, हम विजुअल और ऑडियो कमांड्स देते हैं, सॉरी हम इसमें ऑडियो कमांड देते हैं और ऑडियो कमांड के दौरान उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर विजुअलाइज करना होता है। लेकिन इसमें रोल रिवर्सल हो जाता है, मेल को फीमेल बना दिया जाता है, फीमेल को मेल बना दिया जाता है, और उनको एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचवाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को पहले से ही प्रैक्टिस करवा दिया जाता है, और ऐसे सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये जस्ट वैसा ही है कि जैसे गाड़ी चलाने से पहले आपको एक वर्चुअल सिमुलेटर के ऊपर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, या क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक गेम खिला दी जाती है। राइट। तो ऐसे ही माइंड के अंदर रोल रिवर्सल करके, नॉर्मल नहीं, रोल रिवर्सल, कि आपको फीमेल बन गए, आप मेल बन गए, अब आपको एक रोल रिवर्स करना है और डिफरेंट सिचुएशन उनको दे दी जाती है। तो वो सारी सिचुएशन जो उनकी लाइफ में पहले आने वाली है और जहां पर वो रिएक्ट करेंगे, अब वो उल्टा कर रहे हैं, और अब वहां पर वो अच्छा बनने के लिए, बेस्ट करने के लिए उसका एक समाधान निकाल लेते हैं। और ये सारी प्री प्लानिंग ये वैसे ही काम करती है जैसे उन्होंने यहाँ पे काम किया, और फिर वो रिहर्सल यहाँ पे की और फिर मैच में जाके बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, तो रिहर्सल माइंड में हो गई। ये एक्सरसाइज लोगों की माइंड बदल देती है, लाइफ बदल देती है, कई बार तो लोग रोना शुरू कर देते हैं, खासकर ऐसे कपल्स में जहां पर कुछ वाद विवाद चल रहा है, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है, तो माइंड के लेवल पर एनर्जी चेंजेस आ जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो गेम बता रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी आप एनर्जी बोले, एनर्जी से बात लगी जब आप मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं कि दोनों की साइकोलॉजी, तो क्योंकि साइंस में पढ़े तो दोनों एनर्जी है, तो क्या इनकी एनर्जी भी तो अलग अलग होती होगी, और एनर्जी की कॉम्पिटिबिलिटी अगर मैच करती है तो भी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसा भी है क्या कि हम शादी करने के पहले या रिलेशन में जब जा रहे हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को भी मैच कर सके कि? तो दूसरा लेवल जो होता है, पहला लेवल तो ये हुआ माइंड के लेवल पर, मेल फीमेल साइकोलॉजी के लेवल पर। दूसरा हम उन्हें समझाते हैं कि आपकी एक बाय बर्थ पर्सनैलिटी है, बॉडी टाइप, माइंड टाइप, और जो आपका पार्टनर है उसकी भी बाय बर्थ एक बॉडी टाइप है, माइंड टाइप है। हो सकता है दोनों आप सेम सेम ना हो, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो कंपैटिबिलिटी आएगी जब दोनों का सेम होगा तभी आएगी, या फिर आपको एक दूसरे को समझ के कंपैटिबिलिटी डेवलप करनी है, तो उसमें हम उनका एक एनर्जी एनालिसिस करते हैं, पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं, जिसमें वैदिक विज्ञान की मदद से नाड़ी चेकअप का बहुत बड़ा रोल है। डीप लेवल ऑफ नाड़ी एग्जामिनेशन से उनकी प्रकृति और विकृति का एनालिसिस किया जाता है, मतलब बॉडी टाइप, माइंड टाइप। दूसरा एनालिसिस किया जाता है उनके चक्र, नाड़ी और ऑरा का, चक्र, नाड़ी और ऑरा का, जिसमें एनर्जी लेवल्स हैं। तो कौन सा चक्र किसके साथ कंपैटिबल है, जैसे हम बोलते हैं ना कुंडली मिलान करना चाहिए, तो वो कुंडली मिलान का मतलब ही बेसिकली यही था कि कैसे गुण एनर्जी मैच कर रही है कि नहीं। और आज हमारे पास क्वांटम डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से नाड़ी एग्जामिनेशन भी हो सकता है, पर्सनैलिटी एनालिसिस भी हो सकता है, बॉडी टाइप एनालिसिस भी होता है, और माइंड टाइप एनालिसिस भी होता है, और ये सारी की सारी क्वांटम डिवाइसेस हैं, मतलब AI बेस्ड। अब आप ये कह रहे हो कि एक कुंडली जो हमारी बनती थी पुरानी, ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से बनती थी, आप एक एनर्जी बेस्ड कुंडली बनेगी, साइंटिफिक बेस पे। हाँ, वो एनर्जी बेस्ड कुंडली, साइंटिफिक बेस पे, क्वांटम कुंडली कहो उसको, राइट। तो क्वांटम कुंडली बन जाएगी। तो ऐसे लोग जो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हैं ना, वो अपने बच्चों की क्वांटम कुंडली बनवाते हैं, समझिए। यानी कि उनका पूरा एनालिसिस करके वो 2 दिन का एक पूरा सेशन भी करवाते हैं शादी से पहले, ताकि उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सके, वो सेम पेज पे आ सके, वो रिलेट कर सके, वो रिलेटिव बन सके। और अदरवाइज वो सेम पेज पे नहीं होते हैं, इसकी अपनी जिंदगी चल रही है, इसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, इसके अपने बिलीफ हैं, इसकी अपने बिलीफ हैं। बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी। बिलीफ मतलब उनकी सोच, वैल्यूज मतलब उनकी प्रायोरिटीज, और आइडेंटिटी मतलब उनकी अपनी एक पहचान। जब तक दोनों आपस में अलाइन नहीं होंगे तब तक उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, रिलेट नहीं कर पाएंगे, सेम पेज पे आना। बिल्कुल। तो घर के अंदर में अगर
दो लोग अलग अलग विचारधारा के रहते हैं एक ही छत के नीचे, तो मतभेद होना लाजमी है और ये होता भी है। और किसी रिश्ते में अगर तकरार ना हो तो रिश्ता मजेदार भी नहीं होता। देखिए ना, भाई भाई में भी तो तकरार होती है, भाई बहन के बीच में तकरार होती है, मगर क्या ये रिश्ते टूट जाते हैं क्या? नहीं टूटते। तो पति पत्नी के बीच में भी तो तकरार होगी ही होगी। तो फिर ये क्यों टूट रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। और अगर हम एक दूसरे के साथ में सामंजस्य नहीं बनाएंगे, समन्वय नहीं बनाएंगे, तो फिर ये रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो एक से एक, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, उनके साथ की उन जोड़ियों को देखिए किस तरह की रही है। विष्णु और लक्ष्मी का, ये लक्ष्मी पावरफुल है ना, सब उन्हीं के साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने विष्णु के साथ अपना स्थान कहां चुना? एक झुकाव की कैटेगरी में रहती है, फिर लक्ष्मी महानता पे चलती है। आप शिव और पार्वती की जोड़ी को देखिए, कितने सौम्यता, कितने खुशी के साथ उन्होंने जीवन को यापन किया है। शिव जैसा थे वैसा पार्वती ने एक्सेप्ट किया, जैसी पार्वती थी वैसा शिव ने एक्सेप्ट किया। वैसी ही राधा कृष्ण की है, रुक्मणी कृष्ण की कहानियों में देखिए, द्रौपदी अर्जुन के बीच के वार्तालाप को देखिए, सुभद्रा अर्जुन के वार्तालाप को देखिए। इन सारे ग्रंथों में केवल एक ही बात सिखाई जाती है कि आप चाहे कहीं से भी आए हो, आपको सामंजस्य बनाना है। इवन हम तो इन देवताओं की बात की डॉक्टर, अगर राक्षस कुल में जाए तो वहां भी देखते हैं, अगर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के साथ एक राक्षस कन्या का विवाह हुआ तो भी वो कंफर्टेबल हो गए थे। अगर एक गंधर्व कन्या का विवाह राक्षस के साथ हुआ तो भी कंफर्टेबल हो गए थे। अरे आप तो दो इंसान लोग हो, क्यों कंफर्टेबल नहीं हो सकते? अगर परेशानी आ रही है और आप प्लान कर रहे हैं रिलेशन पे जाने के लिए, और पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शादी करने को चाह रहे हैं, तो एक बार वैदिक विज्ञान की ओर लौटिए, इस गूढ़ रहस्य को समझिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि पॉजिटिव हेल्थ जोन में जो डिवाइसेस है उनके साथ क्वांटम कुंडली का मिलान कर लीजिए और एक बार काउंसलिंग करवा लीजिए। रिश्ते लंबे चलेंगे और फिर कोई स्त्री जलने से या कटने से बच जाएगी और कोई पुरुष ड्रम में या किसी खाई में मौत के समाने से बच जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। मैं नरेंद्र और डॉक्टर अनिल। थैंक यू। नमस्कार।